मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं मेरे हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जल्दी से लाइक करो। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो औरों से अलग है। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, जरा जुम करा। आइए देखते हैं अब आगे की कहानी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जो आपको मिसलेनियस जो जो रामबाण साबित होगा, जो रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। और धज्जियां उड़ाने वाला सेशन शुरू हो गया। धज्जियां उड़ाने वाला सेशन शुरू हो गया। आइए आगे चलते हैं अपना सबसे बड़ी बात है, देखते हैं कि मानव भूगोल का पिता विडाल डी लॉ ब्लाच को माना जाता है। आइए मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का पिता, तो मानव भूगोल का पिता माना जाता है आपको विडाल डी लॉ ब्लाच। देखिए इसे जो है मानव भूगोल का पिता माना जाता है। किसे? मानव भूगोल का पिता विडाल डी लॉ ब्लाच को माना जाता है। समझ गए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसको माना जाता है। अब आइए आगे देखते हैं अपना आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बात, भूगोल। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। केवल वन्य भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस को मानव भूगोल का पिता माना जाता है। किसे? हिकेटियस को मानव भूगोल का पिता माना जाता है। किसे? अब आइए आगे देखते हैं अपना आज बड़ा महत्वपूर्ण बात आने वाले हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन फ्लड दूध का उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का मतलब हुआ श्वेत क्रांति। कौन? श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड या इसी को बोलते हैं श्वेत क्रांति। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसकी शुरुआत हुई 1970 ईस्वी में। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1970 ईस्वी में। किसकी? ऑपरेशन फ्लड की। अब आइए इसका जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ये प्रश्न है आपका
ये प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तब भारत में माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को, तो विश्व में किसे माना जाता है? तो धाक से इसका जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिख लिए और इसको दीजिएगा आप लोग जवाब जल्दी से। अब आइए देखते हैं, अब आगे अपना सब आगे बात देखते हैं। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति जो है ना, अधमागधी भाषा से हुई है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति जो है ना, अर्धमागधी, अर्धमागधी भाषा से हुई है, भाषा से हुई है। ध्यान दीजिए, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी भाषा से हुई है। अब आइए देखते हैं, ये देखते हैं कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अर्धमागधी भाषा से हुई है। ये इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं वन लाइन लेकर के आ रहा हूँ, आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए कि ये आपके एग्जाम के लिए और महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को जल्दी जल्दी आप लोग जो है ना, जो जो क्वेश्चन पूछे लाइक कीजिएगा। जितना लाइक कीजिएगा ना बटन को, उतना मेरा खुश होगा, उतना मैं अच्छा से आपके लिए और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम की धज्जियाँ उड़ाएगा। जो लाइक नहीं करेगा तो देख ले, उसको ठोक डालेगा। तो इसलिए लाइक करिए। आइए आगे देखते हैं अपना सब। प्यार से कह रहे बच्चे मेरे, ये 20 टका वाला बंदूक है। तो आइए देखते हैं मेरे, आगे देखते हैं अपना सब कि अब देखते हैं जैसे बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जिला जो है ना, मुजफ्फरपुर जिला बिहार में सर्वाधिक फल उत्पादन करती, सर्वाधिक फल उत्पादन करती है, खासकर लीची एवं केला, लीची एवं केला को उत्पादन करती है। कौन? मुजफ्फरपुर। अब देखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। एक ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुई थी। कितना ईस्वी में? 1908 ईस्वी में। इसमें जो है ना, खुदीराम बोस और उसके दोस्त प्रफुल्ल चाकी, तो खुदीराम बोस और उसके दोस्त प्रफुल्ल चाकी दोनों ने मिलकर के मुजफ्फरपुर के जज किंग फोर्ट के ऊपर, उनके बगी के ऊपर बम फेंका था। तो इस प्रकार सबसे कम उम्र में फांसी के तख्ते पर लटकने वाला कौन है? खुदीराम बोस, जो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। तो लिखिएगा, सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी।
उस समय उम्र इसका लगभग 18 वर्ष था। देखिए वो जवानी भी क्या जवानी, जिस जवानी में कोई कहानी नहीं हो। देखिए 18 वर्ष की उम्र में अपने भौतिक सुख सुविधा को त्यागते हुए देश के लिए फांसी की तख्ता पे हंसते हंसते लटक गए। तो इसको कहते हैं पुत्र को पुत्र नहीं पुत्र बनिए। अरे पिता के फिक्र को जो फक्र में बदलने की क्षमता रखता है वही रियल डॉक्टर कहलाता है। समझ गए ना? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, समय नहीं देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप फटाफट लिखिए, आगे भागिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और लेट मत कीजिए, फिर मैं कल क्वेश्चन दागूंगा आप लोग को कि कितने आप लोग इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। आइए अब आइए अपना सब देखते हैं कि एक मिनट, अब आइए अपना सब एक चीज देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक चीज लेता हूं, अपना लोग को जस्ट लेते हैं। जैसे विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए आवृत्ति का SI, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज बड़का छोटका जेड से सूचित करते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज होता है, क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, एक्सा बराबर 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18 होता है। क्या होता है? एक्सा बराबर 10 टू द पावर 18 होता है। क्या होता है? 10 टू द पावर 18 होता है। देखिएगा एक्सा बराबर 10 टू द पावर 18 और एक्सा को बड़का ई से सूचित करते हैं, कि बड़का ई से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिएगा पीको बराबर क्या होता है? पीको, उसके बराबर पीको बराबर होता है 10 टू द पावर -12। 10 टू द पावर में क्या होता है? 12। पीको बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर 12। क्या होता है? 10 टू द पावर 12 होता है। एक मिनट, उसके बाद एक चीज और अपना सब लेंगे, चल देंगे। माइक्रो, अब लिखेंगे माइक्रो देखिएगा। तो देखिएगा माइक्रो बराबर होता है 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। देखिएगा एक्सा 10 टू द पावर 18, पीको 10 टू द पावर -12, माइक्रो 10 टू द पावर -6। तो अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। क्या देखते हैं? आगे देखते हैं। तो आगे अपना सब देखेंगे क्या? एक सेकेंड, अब सबसे पहले अपना सब आगे देखते हैं पास्कल। पास्कल जो है, पास्कल देखिएगा, पास्कल दाब का SI मात्रक। पास्कल जो है
ये दाब का सही मात्रक, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, पास्कल होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, इंतजार मत कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे भागेंगे फटाफट। कुछ ये साइंस डिवाइस आपको होते रहेगा। फटाफट तेजी से चलते हैं अपना सब, बिना समय गंवाए हुए। अब ये देखते हैं कि अब अपना सब आगे देखते हैं। भारत का जो है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। ये जिम कॉर्बेट जो है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना किया गया था 1936 ईस्वी में। इसका स्थापना किया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इसको स्थापना किया गया था। इसको स्थापना किया गया था उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में इसको स्थापना किया गया था। लेकिन 1973 ईस्वी में क्या हुआ था? लेकिन 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया इसे। 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा। इसका वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका वर्तमान में नाम है। देखिए, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में कहा किया गया था? उत्तराखंड में। फिर 1973 ईस्वी में इसका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका वर्तमान में नाम है। तो चलिए, ये इसका महत्वपूर्ण बात हुआ। अब देखते हैं दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद। आइए, दिल्ली में जो है देखिएगा मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जैसे दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किला में स्थित है। देखिएगा, दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किया था औरंगजेब ने। इसका निर्माण किया था औरंगजेब। दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किया था कौन? औरंगजेब ने किया था। कौन किया था? औरंगजेब ने किया था। कौन किया था? औरंगजेब। लेकिन आगरा में भी जो है, आगरा के किला में भी मोती मस्जिद है जिसको शाहजहां ने बनाया। देखिएगा, आगरा में भी है मोती मस्जिद। आगरा में भी है मोती मस्जिद। इसका निर्माण किया था शाहजहां इसका निर्माण किया था। किसका? आगरा की मोती मस्जिद को शाहजहां। दिल्ली के लाल किला मोती मस्जिद को किसने? औरंगजेब ने किया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। आगे चलते हैं। यही आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा और ये एग्जाम की धज्जियां उड़ा देगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। निस्संदेह इसका आप लोग कॉपी बनाइए और आगे चलिए। सबका साथ सबका विकास मेरा एक ही उद्देश्य है। अब ये देखते हैं, भारत में मिड डे मील की योजना की शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। आइए
भारत में जो है मिड डे, भारत में मिड डे मील योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी से प्रारंभ हुई। तो भारत में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी से शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1995 ईस्वी से शुरुआत हुई, लेकिन 2021-22 में भारत सरकार ने इस योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण योजना कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका देखिएगा 2021-22 में 2021-2022 में इसका नाम बदल के कर दिया गया पीएम पोषण योजना कर दिया गया। अब जो है मिड डे मील योजना का नाम क्या हो गया? पीएम पोषण योजना हो गया। कब? 2021-22 में कर दिया गया। 2021-22 में कर दिया गया। समझ गए? ये सब चीज आपको एग्जाम में प्राप्त पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं अब देखिएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को देखिएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिएगा कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। देखिएगा कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है? अक्रिस्टलीय पदार्थ है कांच। कांच किस प्रकार का पदार्थ है? कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। उसके बाद आइए देखते हैं, उसके बाद अपना सब देखते हैं। एक सेकंड, अपना सब देख लेते हैं। आइए इसके शॉर्ट ले लिए होंगे, आप लोग ले लीजिए। आगे चलते हैं अपना सब, अगर इसके शॉर्ट ले लिए होंगे तो। अब आइए अपना सब देखते हैं। सबसे बड़ी बात देखते हैं इसमें क्या, न्यूट्रॉन की खोज। जैसे न्यूट्रॉन की खोज बताइए किसने किया था? तो न्यूटन की जो देखिएगा, न्यूटन की खोज किया आपको, न्यूटन की खोज
जेम्स चैडविक ने। न्यूटन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक न्यूटन की खोज किया। आइए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज किया किसने? रदरफोर्ड ने। परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। थोड़ा सा इंक दे देते हैं इसमें। अब आइए, तब तक आप लोग एक सेशन दीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। किसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है? किसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जवाब दीजिएगा फटाफट। किसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आइए देखते हैं अपना सब अब आइए देखते हैं अपना सब, आगे देखते हैं। देखिएगा, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया। वेद की रचना किसका? महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया। महाभारत की प्राचीन नाम महाभारत की प्राचीन नाम है जय संहिता महाभारत के प्राचीन नाम है। महाभारत के युद्ध 18 दिन 18 दिन तक चला था, महाभारत के युद्ध। अब आइए देखते हैं, रामायण की रचना रामायण की रचना किया महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया था। उसके बाद आइए देखते हैं, रामायण की रचना किया था। अब आइए 10 राग युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ। 10 राग युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। 10 राग का युद्ध जो है ना, रावी नदी के तट पर हुआ था। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आइए, ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन है किसका? 10 राग युद्ध का। 10 राग युद्ध में विजय हुआ था, जीता था सुदास ने। इसमें जीता था सुदास ने। किसने? सुदास ने जीता था। किसने? सुदास ने। और 10 जन की हार हुई थी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी फटाफट लीजिए। ये है रिवीजन की क्लास, इसमें कोई इंतजार की नहीं करना होगा। इसमें इंतजार करने का कोई समय नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। आप लोग को इंतजार करने का बिल्कुल ही मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कि आंसर दीजिएगा क्या? कि सभी आंसर दीजिएगा।
द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? दी वेल्थ, WEALT, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बस क्वेश्चन देखते हैं कौन जल्दी से दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। अगर देखते हैं कौन जवाब दे पाते हैं, तो जो जवाब दीजिएगा वही शेर होंगे, वही सिकंदर होंगे। जिसका जवाब सबसे पहले होगा वो सिकंदर कहलाएगा और वही विजेता कहलाएगा मेरी नजर में। चलिए आइए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन हम दे दिए हैं, आंसर आपकी काम है लिखना। अब आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं, अपना सब डिवीजन क्लास में देखते हैं अगली बात कि मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, एक रिवीजन की बात देखिएगा। तो रिवीजन अगली बात आ गया, तो अगली बात इसमें आ गया क्या, सो ध्यान से सुनिए। रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। देखिएगा, जब कवक एवं शैवाल के आपस में मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। किसका? लाइकेन का निर्माण होता है। जब कवक और शैवाल के आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है? लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। अब ये देखते कृषि जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि, अब देखिए सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग आंसर दीजिएगा। NNP का फुल फॉर्म, GNP का फुल फॉर्म, समझ गए? इस दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है? NNP क्या होता है? GNP क्या होता है? धारा आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अब ये सबसे बड़ी बात देखते हैं अपना लोग, जैसे GST जो है अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। कौन? GDP अप्रत्यक्ष कर है। GST जो है अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति स्वयं नहीं भरता है, तो उसे क्या आता है? क्या? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। समझ गए ना? जैसे भारत सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत निगम कर है। भारत सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत निगम कर है। निगम
निगम कर है, निगम कर है या निगम टैक्स है, निगम टैक्स है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, धड़ाधड़ आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं कल सभी को पूछूंगा, अन्यथा आप लोग को धज्जियां उड़ा दूंगा, नहीं जवाब दीजिएगा तो। समझ गए ना। अब आइए आगे चलते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अब लेता हूं मैं कुछ, अब मैं लेता हूं कुछ आपको करंट लेता हूं। आइए सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, आइए सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, सूर्य नमस्कार कार्यक्रम जो है, सूर्य नमस्कार कार्यक्रम ये 2024 में मनाया गया। ये जनवरी 2024 में मनाया गया, जनवरी 2024 में मनाया गया। और ये मनाया गया गुजरात में। कहाँ? गुजरात में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ये गुजरात में मनाया गया। और गुजरात के 108 स्थानों पर मनाया गया। कहाँ? गुजरात के 108 स्थानों पर मनाया गया था। इसमें 4000 अधिकारियों ने भाग लिया था। कितना लिया था इसमें? 4000 से अधिक, 4000 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया था, भाग लिया था। अब आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसको देखते हैं कि ये जो है ना, यह कार्यक्रम जो है ना, यह कार्यक्रम इतना बड़ा रहा, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये कार्यक्रम जो है ना, गिनीज, कौन सा? गिनीज, 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 गिनीज बुक ऑफ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। मतलब सूर्य नमस्कार कार्यक्रम जनवरी 2024 में गुजरात के 108 स्थान पे किया गया था। इसमें 4000 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया था। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। ये समझ गए? ये शामिल हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सब कुछ इसमें रिवीजन करा रहे हैं, आपको करंट भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। देखिए केरल की एक महिला है सुचेता सतीश, सुचेता सतीश, सुचेता सतीश ये महिला है। ये क्या है? महिला है। ये कहाँ की है? ये केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। ये मेरे प्यारे छात्र छात्राओं 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई। 100 से अधिक भाषाओं में गाना गा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई। कहेगा हाल ही में भारत की किस गायिका ने 100 से अधिक भाषाओं में गीत गा करके जो है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है। तो सुचेता सतीश कहाँ की है? केरल की है। कहाँ की है? ये केरल की है। चलिए जल्दी से आप लोग इसको ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल समय नहीं देंगे सोचने का नहीं। अब देखते हैं अपना सब आयुष दीक्षा। आइए अब आयुष दीक्षा
केंद्र सरकार ने शुरुआत की। आयुष, देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है ना आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई। ये शुरुआत किया आपको, ये शुरुआत की, किसी ने की शुरुआत, ये शुरुआत किया आपको जो है केंद्रीय आयुष मंत्री, ये शुरुआत किए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। तो केंद्रीय, देखिए केंद्रीय आयुष मंत्री जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना। आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना। समझ गए? ये इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। आप लोग देखिएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। समझ गए? अगर अच्छा लगेंगे तो इस प्रकार के कार्यक्रम को और भी आगे जारी रखेंगे। हम क्या बताएं कि इसमें सब कुछ रहेगा, करंट रहेगा, मिसलेनियस ले रहे हैं, ये रामबाण साबित होगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। बस आप लोग बने रहिए और ईमानदारी पूर्वक से इनका नोट बनाइए। देखिए आप कैसे आगे भाग रहे हैं और आपको कोई पीछा नहीं कर सकता। समझ गए ना? आइए अब आगे देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। इसमें ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की। ब्लैक टाइगर सफारी इसकी स्थापना किया गया। इसकी स्थापना कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया। कहाँ किया? ओडिशा में। अब ओडिशा में कहाँ किया गया? तो ओडिशा में अब देखिएगा शिमली टाइगर रिजर्व के पास, इसको जो ओडिशा के शिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थापित किया गया। किसको? ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना 2024 में किया गया उड़ीसा सरकार ने। अब जानते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यह जो है ना स्थापना की गई। तो प्रश्न पूछेंगे, हाल ही में ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना कहाँ किया गया? ओडिशा के किस स्थान में? शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो कहेगा शिमलीपाल टाइगर रिजर्व हाल ही में चाचाराम किस राज्य में? ओडिशा। और जानते हैं ओडिशा बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग हुए थे। कौन? ओडिशा। समझ गए? अब ये आगे देखते हैं, अपना सब आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। अब आइए रामायण महोत्सव। देखिएगा रामायण महोत्सव की शुरुआत हुआ 18 जनवरी से। कब शुरुआत? 18 जनवरी से। और इसकी शुरुआत हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ शुरुआत हुआ? इसको दिल्ली में इसकी शुरुआत हुआ। और ये महोत्सव लगभग 1 साल तक चलेगा। रामायण महोत्सव का कहाँ आयोजन होगा? दिल्ली में। कितना तारीख से? 18 जनवरी से 18 जनवरी
2024 से इसकी शुरुआत हुई है। तो चलिए आइए धाधड़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे चलते हैं। अब ये देखिएगा 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है ना यूनेस्को में शामिल किया जाएगा, यूनेस्को की विरासत सूची। आइए यूनेस्को की विरासत सूची, आइए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-2025। देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 में जो है 2024-25 के लिए जो है ना 2024-25 के लिए नामित किया गया मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा सैन्य परिदृश्य। तो कहेगा ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये नामित किया गया है, कहेगा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए भारत के किसे नामित किया गया, तो मराठा सैन्य परिदृश्य को नामित किया गया, नामित किया गया है। समझ गए ना। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, अच्छा रहेंगे, तो आप लोग अच्छा से इसको याद भी कीजिए। अब देखते हैं राष्ट्रीय कोलकाता, आइए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। देखिए 47वां जो है ना अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। अब देखिएगा तो ये मेला मनाया गया 18 जनवरी को, 18 जनवरी 2024 को। अब देखिएगा इसमें थीम के रूप में यूके देश को जो है ना अपनाया है। किसको? यूके देश को। तो कहेगा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का केमा आयोजन किया गया, 47वां का आयोजन किया गया 18 जनवरी 2024 को। थीम देश के रूप में कौन है? यूके है। कौन है? यूके है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, फटाफट आगे चलिए। अब आगे चलते हैं, अपना सब देखते हैं। कहता है पेंच टाइगर रिजर्व को जो है ना, पेंच टाइगर रिजर्व आइए चर्चा में है। पेंच टाइगर रिजर्व, ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब देखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व को जो है अब इसको मान्यता दिया गया पहले, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क। देखिए इसे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दिया है। और आगे देखते हैं अपना सब, मान्यता दिया है। और आगे देखते हैं अपना सब, यह एशिया का 5वां स्थान है। ये जो है यह एशिया का 5वां
स्थान है। कहेगा भारत के जो है ना कहता हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व चामड़ा किस राज्य में? राज्य में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कहते इसे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दिया गया और ये एशिया का 5वां स्थान हो गया। अभी तक एशिया में 5ही स्थान को जो है ना 5ही स्थान को डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दिया गया है। वो 5वां में एक कौन हो गया? भारत हो गया। भारत का कौन सा हो गया? पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अब आगे देखते हैं जल्लीकट्टू प्रतियोगिता। देखिएगा जल्लीकट्टू प्रतियोगिता। ये जल्लीकट्टू प्रतियोगिता जो है तमिलनाडु में इसका जो है आयोजन होता है। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। इसमें बैल को काबू किया जाता है इस खेल में। किसको? बैल को काबू किया जाता है इस खेल में, जल्लीकट्टू में। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं फटाफट बिना टाइम गंवाए हुए बराबर भाग रहे हैं। चलिए आज यही रहने दीजिए, मेरा भी मन थक गया और आगे कल देखेंगे अपना सब। चलिए धन्यवाद, आज यही रहने दीजिए।